हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका आईबेक्स कैश स्टूडियो में और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। और इस वक्त बाजार नीचे आया है। निफ्टी 62 पॉइंट की मजबूती के साथ 16,834 पे कामकाज हो रहा है और 200 पॉइंट की तेजी इस वक्त सेंसेक्स में है। मिड कैप 200 पॉइंट और बैंक निफ्टी 150 पॉइंट है, यानी ऊपरी स्तर पे प्रेशर साफ दिख रहा है यहाँ पे कि ऊपरी स्तर पे लोग सेलिंग कर रहे हैं और इसी वजह से इसमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। निफ्टी में जो इस वक्त सबसे ऊंचाई पर ट्रेड चल रहा है उसमें टाटा मोटर्स 2.5% मजबूत है, हिंडाल्को 2.5% मजबूत है, आइशर मोटर्स, यूपीएल सन्ड्री स्टॉक है, कोई ट्रेंड बनता हुआ नहीं दिख रहा है। वीकनेस कहाँ है निफ्टी में? पावर ग्रिड, नेस्ले जैसे शेयर्स वीक हैं, विप्रो, आईओसी में भी कमजोरी का ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन फ्यूचर्स में लीड करता हुआ दिख रहा है जीएमआर इंफ्रा जैसा शेयर और इंडिया सीमेंट्स, जहां पे राधाकिशन दमानी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है पिछले क्वार्टर में, तो वहाँ पे एक बढ़िया मजबूती देखने को मिले। टॉप गेनर्स में भी है और जी एंटरटेनमेंट फ्यूचर्स में लूज कर रहा है, 3% के आसपास कमजोरी है। डील के बाद प्रॉफिट बुकिंग यानी सेल ऑन न्यूज़ वाली बात हो गई, यहाँ पे अच्छी कमजोरी देखने को मिले। और वोडाफोन आइडिया भी 1.5% की कमजोरी के साथ यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे आपके मन में सवाल हैं, फटाफट चलते हैं आज के अपने मेहमान एलकेपी सिक्योरिटीज़ के गौरव बिस्सा के पास। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो बताइए कि बाजार कैसा लग रहा है आपको इस समय और निफ्टी में क्या आप लॉन्ग ट्रेड लेंगे आज? गुड मॉर्निंग। निफ्टी की अगर बात की जाए तो जो निचले लेवल से जो एक बाउंस हमको देखने मिला है, कल का हाई और आज का हाई अगर आप देखेंगे तो तकरीबन नियर अबाउट है। तो यहाँ पे 16,950 से 17,000 जो है यहाँ पे एक स्टेप रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे निफ्टी में खरीदारी के मौके मैं नहीं ढूंढूंगा। मैं बहुत ज़्यादा अभी फिलहाल अग्रेसिवली बेरिश नहीं हूँ, क्योंकि एक जो लग रहा था एक बार गिरावट आ गई वो हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो 16,700 एक इमीडिएट टर्म में एक सपोर्ट है और 17,000 का एक अच्छा खासा हर्डल है। तो यहाँ पे फिलहाल जो है इंडेक्स में मेरे सबसे अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, निफ्टी के लिए। और अगर आपको ट्रेड चाहिए ही होता है, किसी को करना ही है, तो ये सेवन राइज का ही रहेगा। अराउंड 16,900 16,950 अगर आता है स्पॉट साइड की बात करूँ तो वो लेवल्स आपके लिए अच्छे हैं शॉर्ट करने के लिए, कि वहाँ से 100, 150, 200 पॉइंट की एक फटाफट गिरावट आपको देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे फिलहाल जो है ऊपरी लेवल्स पे सेलिंग के मौके ढूंढने चाहिए। ओके, राइज पे सेल करने के मौके ढूंढने चाहिए। कोई स्टॉक भी पसंद आ रहा है आपको यहाँ पे जो खरीद सकते हैं आप? देखिए, जो सबसे निफ्टी में और जब ओवरऑल इंडेक्स में माहौल चल रहा है यहाँ पे मैं कहूँगा कि गोदरेज कंज्यूमर अच्छा लग रहा है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये 2 या 3 दिन का ट्रेड नहीं होगा। इसमें अगर आप डेली चार्ट्स देखें तो ये काफ़ी खूबसूरत एक बेहतरीन राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। और इसका जो पैनिक लो जब निफ्टी ने मारा था उस दिन इसका जो लो था तकरीबन 870 का, वो एग्जैक्टली वहीं पे था चैनल सपोर्ट के बाद। कल की कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी वॉल्यूम के साथ में, आज भी एक अच्छा उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। यहाँ से आप 1100 साढ़े 1100 के लिए प्ले कर सकते हैं। 870 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है गोदरेज कंज्यूमर, जो सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए नहीं, लेकिन अगर पोजीशन देखा जाए जहाँ पे हम लोग कहें कि स्विंग्स भी अगर आते हैं निफ्टी में, डाउन स्विंग्स अप स्विंग्स, तो भी ये थोड़ा एक कुशन इसको मिल सकता है। तो वो सबसे काफ़ी अच्छा लग रहा है। गोदरेज कंज्यूमर अच्छा लग रहा है, कल भी इससे अच्छा मूव बन रहा था और आज भी पसंद आ रहा है गौरव बिस्सा को। चलिए दर्शकों की तरफ बढ़ते हैं अपने। मीत शाह है मुंबई से। मीत भाई, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाय सर, नमस्कार। मैं आपका और गौरव सर का सीएनबीसी आवाज़ का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। एंड मेरे 2 सवाल है सर एक्चुअली। तो एक है सर जेएसडब्ल्यू स्टील इस्पात पे। तो ये स्टॉक बीच में काफ़ी शानदार रैली दिखा दी थी और उसकी वजह से ये T2T और सब में आ गया और फिर बायबैक अभी करंट प्राइस पे बायबैक आ गया था। तो स्टॉक अभी फिलहाल वही रेंज में चल रहा है, 33-30 के रेंज में। मेरे पास 62 का होल्डिंग है, 1900 शेयर्स है। तो क्या ये फिर से मल्टी बैगर बन पाए, तो उसकी एक उम्मीद है अभी भी। ओके गौरव, जेएसडब्ल्यू इस्पात इस समय 33 रुपये 35 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। देखिए, इसके अगर मैं वीकली चार्ट अगर देखूं तो 2 चीज़ें इसमें अच्छी हैं। यहाँ पे जो गिरावट दिखी थी उसके बाद में पोस्ट कोविड एरा में यहाँ पे हायर हाई हायर लो का सिलसिला बन रहा है, जो एक कैरेक्टरिस्टिक है अप ट्रेंड का, वो लिहाज से अच्छा है। दूसरा 2021 के फुल ईयर में यहाँ पे काफ़ी अग्रेसिव वॉल्यूम पार्टिसिपेशन हुआ है कंपेयर टू लास्ट 5 ईयर्स। तो वो एक अगेन पॉजिटिव संकेत है। तो मेरे सबसे यहाँ पे आप बने रहिए। अगर इनका लंबे अरसे का नजरिया है तो 22 रुपये का इनका स्टॉप लॉस होगा।
और आप बने रहिए। और ये अगर 22 रुपये सस्टेन अगर हो जाता है तो ये एक बार के लिए 65 से 70 एक बार आ जाएगा। उसके बाद में अगर वो उसके ऊपर सस्टेन हो जाए तो फिर 110 तक के भी लेवल्स में ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बुरा नहीं है, अच्छा है। जो प्रीवियस स्विंग लो थे 22 के, वो आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो ये राय है अमित आपके लिए। इस बीच एक खबर आ रही है कि सीसीए की आज जो बैठक होने वाली है उसमें ये संभव है कि नारियल जो कोकोनट है उसकी एमएसपी बढ़ा दी जाए। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ इस पे ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए। लक्ष्मण, क्या खबर निकल के आ रही है? ओके, 255 रुपये क्विंटल बढ़ाई जाएगी और ये हो जाएगी 10,590 रुपये प्रति क्विंटल कोपरा के प्राइस हो सकते हैं। कोपरा मतलब नारियल, और इससे उन कंपनियों पे असर हो सकता है जो नारियल का तेल बना के बेचती हैं। उसमें कई सारी एफएमसीजी कंपनीज़ हैं जिनके ऊपर शायद इसका असर हो सकता है अगर ये फैसला आज सीसीए की बैठक में तय होता है। तो लक्ष्मण, अगर आप जुड़ गए, मेरी आवाज़ आ रही हो तो बताइए लक्ष्मण, क्या खबर निकल के आ रही पूरी? देखिए, दरअसल आज दोपहर 1 बजे जो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक है। इसमें सरकार कोपरा की एमएसपी 10,335 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ा करके 10,590 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला ले सकती है। ये जो कोपरा होता है, जैसा कि आपने बताया, ये सूखा हुआ नारियल होता है और जिसे तेल निकालने का काम किया जाता है। 12 जो कोस्टल स्टेट्स हैं वहां पे इसका काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है। चूंकि किसानों की दिलचस्पी इसमें बनी रहे और किसान इसमें उत्पादन करते रहे, इसलिए सरकार समय समय पर ये एमएसपी में बढ़ोतरी करती रहती है और ये 255 रुपए करीब बढ़ोतरी की जाएगी। इससे पहले करीब 350 रुपए क्विंटल की 375 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई थी। तो इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस इंडस्ट्री के लिए और इस किसान के लिए जो इसका उत्पादन करते हैं। ओके, तो किसानों के लिए अच्छी खबर है कि उनके लिए एमएसपी बढ़ेगी इसकी, और कंपनीज के ऊपर जो ये बोझ पड़ता है ये सीधे सीधे कंपनियां पास ऑन कर देती हैं। तो इसका फाइनल जो बोझ होता है वो हमारे आपके ऊपर पड़ता है, जो नारियल का तेल या तो कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं कोल्ड प्रेस्ड वाला, या बालों वालों में लगाने के लिए। तो एंड गेम में ही होगा कि ये पास ऑन किया जाए, क्योंकि एफएमसीजी कंपनीज कह चुकी लास्ट क्वार्टर में कि जो भी कॉस्ट इनके ऊपर आ रही है वो उसको सीधे पास ऑन करेंगे। इसीलिए आप देखिए कि मैरिको का शेयर इस खबर के बावजूद ऊपर ग्रीन में ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो चलिए इस खबर से आगे बढ़ते हैं। 250 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी नारियल की बढ़ा दी जाएगी, ऐसा संभावना है आज सीसीए की बैठक में हो सकता है। वापस लौटते हैं अपने दर्शक की तरफ। नोएडा से देवी प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवी प्रसाद जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर जी सर, हमारे पास टाटा मोटर्स के शेयर हैं 506 से। हेलो, आवाज़ चली गई आपकी, लेकिन सवाल आपका ले लेता हूँ। 506 रुपये पे टाटा मोटर्स खरीदा है गौरव बिस्वा इन्होंने, और अब ये कमज़ोर ट्रेड कर रहा है इस समय। क्या करें, ये रुके रहें, बने रहें इसमें? देखिए, यहाँ पे फिलहाल जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बेहतरीन कहा जाए वैसा नहीं है। लेकिन जो इसने 2 इमीडिएट लोज बनाए थे 445 के करीब पे, वहाँ पे ये एक उछाल दे रहा है। पिछली बार भी काफ़ी अच्छी उछाल हमको देखने मिली थी। तो इनके लिए स्टॉप लॉस जो होगा वो 445 का होगा। इसके नीचे अगर जाता है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए, फिर काफ़ी नीचे गिरावट देखने मिल सकती है। लेकिन अगर ये सस्टेन हो जाता है तो एक बार ये 500 को पार कर सकता है। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 445 का होगा इनके लिए, और ये होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो इसको होल्ड करके रखिए। मोमेंटम में है स्टॉक, तो आपको ये टारगेट मिल भी सकते हैं। लखनऊ से ज्योति उपाध्याय हमारे साथ हैं। ज्योति जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास 20 शेयर हैं टीसीएस के एट द रेट ऑफ 3,666। सर, मुझे ये पूछना है कि ये मार्केट में अप जाता है लेकिन इंटरडे ही इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो सर मुझे ऐसा ठगा हुआ सा फील होता है कि मैं इसमें प्रॉफिट क्यों नहीं बुक कर पाई, क्योंकि मैं इसमें शॉर्ट टर्म जब भी प्रॉफिट होगा थोड़ा बहुत करना चाह रही हूँ। तो सर मुझे ये बताइए, मैं अगर इसमें अपसाइड आए तो कहाँ अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ? कितने दिन पहले लिया आपने, कब लिया ये? सर मेरे को इसको 2 मंथ लमसम हो गए इसको लिए हुए। और 2 महीने से आप मौका नहीं ढूंढ पा रही? सर ये लगता है कि अब अच्छा रिटर्न आ जाएगा, अब अच्छा रिटर्न आएगा, क्योंकि मार्केट अब भी कुछ भी लेने वाला दिख नहीं रहा था उस समय। हाँ। जैसे अब मार्केट करेक्ट हुई है तो लग रहा है कि ये पैसे निकाल के इस शेयर में लगा दे तो ज्यादा बढ़िया रिटर्न देगा। लेकिन अच्छा। उस समय ये लग रहा था कुछ लेने वाला है नहीं है, तो सेफ खेलते हैं और इसमें लगाते हैं आईटी सेक्टर में।
तो हमने आईटी सेक्टर में अपना प्रॉफिट बुक करके आईटी सेक्टर में लगा दिया पैसा। ये तो आपने इससे अच्छा देखते किया, हुए आईटी सर- सेक्टर में लगा दिया। सर इसके चलते हुए मेरे को ये जानना है कि इसमें प्रॉफिट मतलब मैं किस लेवल पे बुक कर लूं। ओके, मदद करता हूँ। देखिए 3900 रुपये तक जा चुका है और आप 3 महीने से लेके बैठी हुई हैं, आपने ध्यान नहीं दिया। आप बिजी रहती है दोपहर में, हमको लगता है किसी चीज में, वरना एक बार तो मौका मिल जाता नहीं आपको। सर, मेरे यहाँ अर्ली मॉर्निंग 7 से हाँ। 3:30 तक CNBC आवाज चलता है। मेरे घर वाले परेशान हो चुके हैं। ये नहीं, परेशान मत होइए, उनको भी सिखा दीजिए, तो वो लोग भी आपके साथ ही लगे रहेंगे, देखते तो रहेंगे। मेरी बेटी और पूरा CNBC आवाज देखती ही रहती है। सैटरडे को उसको जब मालूम पड़ता है सैटरडे है कि आज CNBC आवाज यही चल रहा है। हाँ, नहीं उस दिन भी चलता है। उस दिन आप और देख, ऑटो शोज हमारी दीपाली जी करती थी, गाड़ियां चलाती तरह तरह की, तो जो पैसे आप यहाँ से कमाए फिर आप बड़ी महंगी वाली गाड़ियां खरीद सकती है देख के। लेकिन आपकी मदद करते हैं। गौरव बताइए भाई, इनको प्रॉफिट कैसे कराया जाए? ये तो मौका ढूंढ रही हैं, इनके प्राइस से ऊपर जाए, ये प्रॉफिट चाहती हैं। देखिए, मैं एक जेनरिक चीज़ पहले कहना चाहूँगा। यहाँ पे जब आप कोई भी अगर रिटर्न्स की बात करता है तो रिटर्न्स जो है वो 2 चीज़ों के ऊपर होना चाहिए। एक कि आपकी रिस्क कितनी है। तो जैसे उन्होंने कहा कि मैं कहाँ पे एग्जिट करूँ, तो पहले आप कितना रिस्क लेते हैं, कितना आपका स्टॉप लॉस था। सपोज अगर आपका स्टॉप लॉस 100 रुपया है तो आपका रिवॉर्ड जो है, आपका टारगेट जो है वो 100 के ऊपर होना चाहिए। एक बात। दूसरा, आप कितना समय तक होल्ड करते हैं। आपने होल्ड किया और 200 रुपये कमा भी लिया, लेकिन 3-4 महीना होल्ड कर लिया, तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आपकी चली जाती है वहाँ पे। तो आपको वो भी देखना चाहिए जब आप निवेश या ट्रेडिंग आप करते हैं। अब बात की जाए कि यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर में खराबी नहीं है। एक 3565 का एक स्टॉप लॉस बना के रख लीजिए। इसमें जो इमीडिएट आ रहा है वो 3660-65 का ही आ रहा है। इसके ऊपर अगर कोई डेली क्लोजिंग अगर आ जाती है तो एक स्विफ्ट मूव 3750-3800 तक आपको देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि कंसोलिडेशन चालू है, एक काफ़ी फैट कैंडल बनी थी रेड वाली, उसके बाद में ये कंसिस्टेंटली उसके अंदर ही ट्रेड कर रहा था। ये इनसाइड बार्स ही बन रहे हैं। एक बार वो पार हो गया तो काफ़ी एक स्विफ्ट अप मूव आपको देखने मिल सकती है। फिलहाल आप बने रह सकते हैं स्टॉक के अंदर। तो ज्योति जी इसमें बनी रही है, और अभी रिजल्ट का सीज़न शुरू होने वाला है। 12 तारीख को इन्फोसिस का रिजल्ट है, उसके बाद TCS भी आएगा, तो प्री रिजल्ट रैली भी एक हो सकती है इसमें। लेकिन आप 3560 का स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा, और उसके ऊपर जब आपके प्राइस के ऊपर निकल जाए तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और आवाज़ देखते रहिए, हम लोग नए नए स्टॉक्स आपको सुझाते रहेंगे कि कहाँ बढ़िया मौका आपके लिए है। चलिए, मुंबई से अमित आवरे हमारे साथ है। अमित जी नमस्कार, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास एक्साइड के 2500 शेयर है एट द प्राइस 163। तो इस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए है क्या? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। गौरव साहब, एक्साइड इंडस्ट्रीज इनके प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 2-2.5 रुपये कम है। रुकना चाहिए इनको क्या? यहाँ पे अगर मैं वीकली चार्ट अगर देखूँ, इन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म का व्यू नहीं है, अगर मैं लॉन्ग टर्म का व्यू देख रहा हूँ तो वही सबसे स्ट्रक्चर जो है HMO को सेटअप पे खराब हो रहा है। यहाँ पे एक इमीडिएट इनको मैं कहूँ तो एक 150 रुपये एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और कोई अगर उछाल आपको देखने मिलती है उसमें आप एग्जिट कीजिए। क्योंकि अगर क्लाउड के नीचे अगर कोई वीकली चार्ट्स में चला आता है, मंथली चार्ट्स में भी क्लाउड के नीचे ही है, तो ये आसार अच्छे नहीं है। ऊपरी लेवल से प्रेशर बनता रहेगा और इनका कंसोलिडेशन चालू रहेगा। तो एक अच्छा स्टॉक नहीं है होल्ड करने के लिए फिलहाल। तो अगर कोई उछाल मिलती है तो एग्जिट कीजिए। 150 का एक स्टिक स्टॉप लॉस इनके लिए। हमें जब भी ब्रेक इवन के आसपास ही आप हैं, तो थोड़ा सा भी ऊपर मिले तो आप एग्जिट लीजिए और दूसरी अपॉर्चुनिटी लीजिए। देखिए, इस समय ऑटो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा EV और ये लिथियम बैटरी, तमाम सब चीज़ें चल रही हैं, तो रिस्क बहुत ज़्यादा इसमें है और रिवार्ड भी उसी हिसाब से है, लेकिन रिस्क ज़्यादा लगता है मुझे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से रखिए। गौरव भी कह रहे हैं कि इसमें से एग्जिट ले लें, वो बेटर रहेगा। दूसरे अच्छे स्टॉक्स हैं और बहुत अलग अलग सेक्टर्स में, उस पर फोकस करिएगा। चलिए, अब आउटलुक 2022 की तरफ बढ़ते हैं। कंपनी है KEC इंटरनेशनल। दिखाइए इसको स्टॉक को। और इस कंपनी ने पिछले साल एक साल में करीब 28-30% का बेहतरीन रिटर्न निवेशकों को कमा के दिया KEC इंटरनेशनल ने। और कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे इस समय खड़ी हुई है, बहुत ही मोटी ऑर्डर बुक है और बिज़नेस बहुत ही शानदार है। बिज़नेस क्या है इनका? EPC का बिज़नेस है और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग है, पावर ट्रांसमिशन लाइन्स एंड टावर्स का। तो कंपनी का आगे का आउटलुक क्या दिख रहा है, आगे ग्रोथ कैसी दिख रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के MD एंड CEO विमल केजरीवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। नमस्कार मेरा जी, एक बेहतरीन साल आपके लिए गुजरा है, हम लोग जिस तरह से टर्म्स में देख रहे थे। तो अगले साल की चूंकि हम लोग आउटलुक देख के बात कर रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल मोटे मोटे सवाल मैं आपसे पूछूंगा
नेक्स्ट ईयर के लिए बिजनेस आउटलुक आपको कैसा दिख रहा है? इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुक्स भी बताइएगा। देखिए, इस साल हमारी ऑर्डर इनटेक बहुत बढ़िया रही है। अब तक हमने करीब 12,000 करोड़ के ऑर्डर ऑलरेडी अनाउंस कर दिए हैं, जो लास्ट ईयर के मुकाबले डबल है, नंबर 1। नंबर 2, टोटल ऑर्डर बुक अगर आप देखें तो करीब 23-23,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है और 6-6,500 करोड़ हमारे L1 है। तो कुल मिला के 30,000 करोड़ ऐसा है जो हमारे पास आप गिन सकते हैं, जो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर आप नंबर देखें, हमारे करीब 13,000 करोड़ की लास्ट ईयर रेवेन्यू थी, हमने इस साल करीब 15% के आसपास की बात की है। तो आई थिंक हमारे को बहुत कॉन्फिडेंस है कि अगले साल भी 15% या उससे ज्यादा ही ग्रोथ अगले साल भी हो सकता है। तो सर, ये जो 30,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है आपकी, ये कितने सालों में आप एग्जीक्यूट करेंगे, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे? देखिए, जनरली हमारे ऑर्डर की जो अवधि होती है वो 12 से 18 महीना तक होती है। कुछ मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें करीब 30 महीने होती है। तो हमारे हिसाब से अगर आप नंबर पकड़े तो करीब 18 महीना एवरेज पकड़ लीजिए कि 18 महीने में सारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर 18 महीने में सर ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो अगर आप गाइडेंस देना चाहिए, जैसे आप 15% कह रहे हैं, ये ऑर्डर बुक ग्रोथ भी है और रेवेन्यू ग्रोथ भी आप कह रहे हैं 15% की? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, दोनों ग्रोथ चाहेंगे। एक सवाल फिर ये उठता है कि चूंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बहुत ऊपर गई है और जिस सेगमेंट में आप प्ले कर रहे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, तो ये मार्जिन पिक्चर कैसे दिख रही है इस समय आपको? मार्जिन अभी थोड़ा ब्लीक दिख रहा है, हेडविंड्स है काफी मार्जिन में। मेटल्स के प्रेशर है काफी, स्टील, सीमेंट तो नहीं है, स्टील, एल्युमिनियम और कॉपर। तो बेस मेटल में थोड़ा ठीक हो रहा है, कॉपर तो थोड़ा करेक्ट हो गया, स्टील अब इस महीने में करेक्शन हुआ है। तो आई थिंक Q3 में और कुछ एक्सटेंड Q4 में भी मार्जिन का प्रेशर डेफिनेटली रहेगा। अब क्या है, जो नए ऑर्डर आए हैं वो नए कॉस्ट पे आए हैं, उनका एग्जीक्यूशन शुरू हो गया है। सो मेरे हिसाब से Q4 में से थोड़ा सा मार्जिन का प्रेशर कम होते हुए दिखेगा और अगले साल से तो आई थिंक नॉर्मलाइज हो जाएंगे वापस। Q4 में थोड़ा कम होगा, नेक्स्ट ईयर यानी FY23 में जाके मार्जिन पिक्चर आप करें ठीक हो जाएगी। सर, जो इस समय आप ऑर्डर जब आप बिड करते हैं उसमें कॉम्पिटिटिव एज कितनी रह गई, चूंकि बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ी है? तो कॉस्ट तो क्या नीरज जी सबके लिए बढ़ गई है। तो सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो है, देखिए हमारा धंधा इन अ वे कॉस्ट प्लस है। तो आज जो टेंडर कर रहे हैं वो कॉस्ट जो ले रहे हैं उस पर हमारे मार्जिन वगैरह लगा के कोट करें, और सभी लोग वो कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो रिस्क ले रहे हैं कि भाई कम हो जाएगा, कम पे कोट करें, बाद में तकलीफ होती है उनको। हम थोड़े से कंजर्वेटिव हैं, तो हम लोग सारा करंट कॉस्ट वगैरह लेके, या जो हमारा सप्लाई चेन बोलता है कि आगे कॉस्ट क्या होने की उम्मीद है, कैसे करनी है, उसको लेके कोट करते हैं। ओके सर, आपने रिसेंटली कंपनी एक्वायर की थी स्पर इंफ्रा, उसके सम्मेलन के बाद, उसके सिमुलेशन के बाद किस तरीके से बिजनेस आगे रेवेन्यू बढ़ाएंगे? देखिए, वो ऑयल एंड गैस पाइपलाइन की कंपनी है और हमारे 1 साल से हम कोशिश कर रहे थे उसमें जॉब लेने की। अनफॉर्चुनेटली उसके प्री क्वालिफिकेशन वगैरह ऐसे थे कि हम कर नहीं पा रहे थे, तो इसलिए हमने कंपनी एक्वायर की। इसके टर्नओवर लास्ट ईयर करीब 100-125 करोड़ थी और शुरू से प्रॉफिटेबल रही है। इस साल लेकिन हमको लग रहा है कि 200-250 करोड़ के आसपास का टर्नओवर हो जाएगा और अगले साल 600-700 करोड़ का हम लोग देख रहे हैं। ऑयल एंड गैस पाइपलाइन में काफी काम आ रहा है। सरकार भी बोल रही है कि वो गैस नेटवर्क पूरे कंट्री में लगाना है, इंटरनेशनल में भी लगाना है। हमारे को इससे काफी उम्मीद है कि करीब 2 साल में इसका धंधा करीब जो है 1000 करोड़ के आसपास हो जाना चाहिए, 100 करोड़ से। मैसिव ग्रोथ होगी सर, तो आप 10 टाइम्स कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, उस कंपनी में क्या था कि छोटी कंपनी थी, प्रमोटर मतलब प्राइवेट प्रमोटर्स थे, तो बैंकिंग लिमिट्स का इशू था, उनका एक एपिटाइट, एक लिमिटेड एपिटाइट था। हमारा तो क्या साइज बड़ी है तो एपिटाइट भी बड़ी है। हाँ जी। अच्छा सर, आपकी जो 3-4 वर्टिकल्स हैं, रेलवे है, सिविल का है, अब ऑयल एंड गैस भी है, पावर का, सबसे बढ़िया ऑर्डर कहाँ से आते हैं? सबसे ज्यादा कैपेक्स कंपनीज कहाँ पे कर रही हैं? देखिए, वॉल्यूम वाइज अगर ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा हमारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। वैसे भी उसके रेवेन्यू हमारे 50% है और सेकंड है जो हमारा सिविल में आ रहा है। बट इस साल ऑर्डर इनटेक ऑलमोस्ट, मैं बोलूंगा कि ट्रांसमिशन में और सिविल में ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट आई है। ओके, विच इज अ बिग सरप्राइज। मतलब आज हमारा सिविल की ऑर्डर बुक करीब 6000 करोड़ हो गई है। ओके, और रेवेन्यू अगर आप देखें, इस साल हम लोग पिछले साल में 1100 करोड़ के, इस साल डबल करेंगे और अगले साल भी कम से कम 50% उसमें ग्रोथ होगा सिविल बिजनेस में। सिविल में। और अगर उसका अगर आप ब्रेकअप देखें तो मेनली एक तो आ रहा है मेट्रो में बहुत ग्रोथ आ रहा है। हाँ। तो मेरे पास अभी करीब 7 मेट्रो प्रोजेक्ट हैं जहां पे हम लोग सिविल का काम कर रहे हैं। दूसरा, वाटर पाइपलाइंस में ग्रोथ आ रहा है कि पानी के पाइपलाइन वगैरह, जो पेयजल की बात हो रही है, सक्शन जल वगैरह, उसमें काफी काम आ रहा है। और तीसरा, अब धीरे धीरे इंडस्ट्री में आने लग गया, प्राइवेट इंडस्ट्री में, जो अभी तक बहुत दूर था
बट अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, सीमेंट है, स्टील है, एल्युमिनियम है और कुछ केमिकल्स वगैरह में अब धीरे धीरे मतलब प्राइवेट कैपेक्स के भी ऑर्डर आने लगे। केजरीवाल जी, एक बड़ी अच्छी बात आपने बताई, थोड़ा इंडस्ट्री इनसाइट दीजिए। आप कह रहे हैं कि कैपेक्स धीरे धीरे शुरू हो गया प्राइवेट में, कहाँ ज्यादा कैपेक्स दिख रहा है, किस किस सेक्टर में? देखिए सबसे ज्यादा जो हमारे पास है वो सीमेंट है। सीमेंट में वर्चुअली हर कंपनी एक्सपांड कर रही है। ओके। और सेकंड है मेटल्स, चाहे आप स्टील ले, चाहे एल्युमिनियम ले, चाहे जिंक ले, सारी कंपनियों के ऑर्डर है और सभी लोग और बात कर रहे हैं और ज्यादा एक्सपेंशन की। तो ये दो बिजनेस ऐसे हैं जहां पे मतलब काफी बड़े बड़े एक्सपेंशन आ रहे हैं। अच्छा, विदेश में भी तो आपके बहुत सारे कामकाज हैं, वहां से अक्सर हम लोग पढ़ते रहते हैं कि खूब सारे ऑर्डर्स बल्क में आपको एक साथ मिला के आप बताते हैं कि विदेश से भी बहुत सारे मिले। वहां की पिक्चर कैसी दिख रही डोमेस्टिक के कंपैरिजन में? देखिए हमारी ऑर्डर बुक में करीब 38% डोमेस्टिक इंटरनेशनल ऑर्डर है और हमारी रेवेन्यू भी करीब 35-40% बाहर से आती है। वहां पे मेन मार्केट जो है आज हमारे लिए दो हो गए हैं। एक तो है मिडिल ईस्ट, सऊदी है, यूएई है, ओमान है, 3 कंट्री है जहाँ पे काफी काम आ रहा है। और एक है बांग्लादेश। सरप्राइजिंगली बांग्लादेश में पिछले 3-4 साल से बहुत काम आ रहा है। तो ये 2 मेजर एरिया है। तीसरा हमारी ब्राजील में सब्सिडरी है, अब ब्राजील में भी काम बढ़ रहा है। मतलब ये एरियाज मैं बताऊंगा कि इंटरनेशनल में जहाँ पे काम आ रहा है। सर, ये जो गल्फ वाला इलाका है यहाँ पे उनकी स्थिति ठीक ठाक है? क्योंकि ऑयल प्राइसेस बड़े वोलेटाइल रहते हैं तो बेचारे परेशान रहते हैं। देखिए हमने तो वहाँ पे $15-20 भी देखे हैं और पैसा आ रहे थे उनके। हाँ। तो उनका तो काम ही वही है ना कि जब तक वो बिजनेस को एक्सपांड नहीं करेंगे लोग आएंगे नहीं, रेवेन्यू वहीं से आ रही है। दूसरा उन्होंने आजकल क्या किया है, सब ऑयल को डायरेक्ट ऑयल बेचने के बदले दे आर ट्राइंग टू ऐड वैल्यू एडिशन करके बेचना चाहते हैं। हाँ। तो कहीं स्मेल्टर लगा रहे हैं, कहीं पेट्रोकेमिकल लगा रहे हैं, कहीं नई सिटीज बना रहे हैं। उन सब का एक्सपेंशन हो रहा है। अबू धाबी में न्यूक्लियर आ रहा है तो न्यूक्लियर प्लांट के लिए सारी लाइन्स बन रही है। तो वहां पे हमने कभी आज तक ऐसे कोई पेमेंट की इशू देखे नहीं है। करेक्ट। तो सर किसी दिन विस्तार में आपसे चर्चा करेंगे क्योंकि गल्फ की इनसाइट तो आपसे बहुत अच्छी मिल सकती है जैसा कि आप बता रहे हैं। नेट केजरीवाल साहब का ये कहना है कि 15 से 17% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। मार्जिन पिक्चर अगले 1 क्वार्टर तक शायद थोड़ी और ब्लीक रह सकती है, लेकिन नए वित्त वर्ष में वो सुधरती हुई दिखेगी और 15 से 20% ऑर्डर बुक भी स्वेल होगी जो अभी करीब 28,500-30 हज़ार करोड़ के आसपास है। और इस स्टॉक के जो मेरे सामने डेटा 15 साल का खुला हुआ है उसमें ऑलवेज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी रही है, बहुत ही शानदार ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। इसीलिए हमने इसको चुना कि आउटलुक 2022 में किस कंपनी में बात की जाए तो KSE इंटरनेशनल। केजरीवाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बधाई, अगले साल के लिए शुभकामनाएं कि आप और बेहतर प्रदर्शन कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव, KSE इंटरनेशनल के चार्ट पर नजर डालिए, बताइए क्या आपने भी मैनेजमेंट सुना, स्टॉक में बनती है बाई? देखिए इसमें अगर इमीडिएट बेस पे देखा जाए तो एक अच्छा ब्रेकआउट आपको 460 के ऊपर देखने मिला ज़रूर है और एक बार ये जो है इट कैन गो टुवर्ड्स 480-485 वहाँ पे इसके मगर हर्डल्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो एक बार ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो यहाँ से 485 तक के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं, लेकिन अगर किसी को लॉन्गर टर्म रीजन के लिए चाहिए तो एक बार के लिए रुकना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक 485 का वीकली क्लोज अगर आता है तो एक नए जोन नए ऑर्बिट में ही चला जाएगा, फिर हम 525-540 तक की बात कर सकते हैं। स्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है लेकिन वीकली क्लोज की ज़रूरत है, लेकिन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के सबसे 485 के लिए प्ले किया जा सकते हैं। ओके गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे बहुत सारे दर्शकों की मदद करने के लिए। ब्रेक पे जाऊँ उससे पहले आपको फिर से याद दिला दूँ कि सिंधुसी आवाज़ और NSE की एक खास मुहिम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स की, जिसमें निवेशकों को हम जानकारी दे दें कि कंप्यूटर की जो लोग समझ रखते हैं केवल उन्हें ही डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नोट चुनना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट का विकल्प चुनने पर आपको अपना ईमेल आईडी डिटेल्स के साथ ही ऑथराइजेशन लेटर ब्रोकर को देना पड़ सकता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट में दिए गए डिटेल्स और अपने ऑर्डर को हमेशा क्रॉस चेक करें। किसी अनसुलझे मुद्दे के निपटारे के लिए नज़दीकी NSE इन्वेस्टर सेल से संपर्क आप कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स हॉटलाइन में इतना ही। सुमित बिल्कुल तैयार हो गए हैं, खिलाड़ियों के साथ आपके साथ जुड़ेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।